मैं संजय शर्मा एक बार फिर मनोविज्ञान की एक बेहतरीन प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर हम अपनी पिछली क्लास में यूनिट फर्स्ट की प्रश्नोत्तरी का डिस्कशन कर रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए मित्रों, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि हमारा 11 नंबर का प्रश्न भी है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में 10 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट के बेसिक क्वेश्चंस थे, जहां से मैंने क्वेश्चंस को पुटअप किया। उन क्वेश्चंस से व्याख्याता भर्ती परीक्षा में प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इटली के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना था। जैसे ही आप इटली का नाम सुनते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, इटली का नाम सुनते ही पोम्पोनोजी की याद आनी चाहिए। यानी कि इटली के सबसे फेमस जो प्रसिद्ध मनोविज्ञानी थे वो थे पोम्पोनोजी। कौन थे मित्रों? पोम्पोनोजी। और पोम्पोनोजी प्रमुख समर्थकों में थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान कहा। यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। क्या कहा था मित्रों? साइंस ऑफ माइंड कहा इन्होंने, मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इटली के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा मित्रों? मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा। यानी कि हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ये 16वीं सदी की बात है। व्यवहार का विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ये 20वीं और 21वीं सदी की बात है। चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ये 19वीं सदी की बात है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने माना? मित्रों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं सदी के संरचनावादियों ने, किसने मित्रों? संरचनावादियों ने, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है ना, यहां पर संरचनावादी। और इन संरचनावादियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम विलियम वुंट का आता है, विलियम जेम्स का आता है। तो संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट और उनके शिष्य ईबी टिचनर कहे जाते हैं, जबकि प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म के प्रवर्तक विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के प्रथम मनोविज्ञानी भी थे। तो मित्रों बात करते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने भी माना था, जेम्स सली ने भी माना था, विलियम वुंट ने भी माना था और वाइव्स ने भी माना था। यानी कि मैंने यहां पर पूरा 19वीं सदी का डिस्क्रिप्शन आपको समझाया कि 19वीं सदी के विद्वानों ने माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यानी प्राणी की जागृत अवस्था का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ये मानना था विलियम वुंट का, विलियम जेम्स का, जेम्स सली का, वाइव्स का, ईबी टिचनर का, ये सभी लोग शामिल थे। तो हमारा इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी विद्वान मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ये रहा हमारा नंबर 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जर्मनीय यानी जर्मनी के दार्शनिक, जर्मनी के विद्वान, जर्मनी के मनोविज्ञानी, जर्मनीय दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना था। मित्रों, अब आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि वास्तव में फेमस जर्मन मनोविज्ञानी कौन थे। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ही जर्मन का नाम आता है तो हमारे जहन में सबसे फेमस मनोविज्ञानी विलियम वुंट का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। वो जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी के लिप्जिग शहर में उन्होंने, लिप्जिग शहर के नाम पर लिप्जिग विश्वविद्यालय था और उसी विश्वविद्यालय को आजकल कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये डिस्क्रिप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो वही मनोविज्ञानी जर्मनी के विलियम स्टर्न और विलियम वुंट, ये दो सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। तो जैसे ही जर्मन का नाम आया तो हमारे जहन में एक नाम आना चाहिए और वो व्यक्ति हैं विलियम वुंट। आप जानते भी हैं विलियम वुंट की कहानी मैं आपके साथ पहले भी साझा कर चुका हूं। विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज कॉल्ड विलियम वुंट। उसके बाद फिर और बात करें हम विलियम वुंट की, तो मित्रों विलियम वुंट लिप्जिग और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1879 में दुनिया में पहली बार एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना आज वर्तमान के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के परिसर में कैंपस में स्थापित की थी। और मित्रों विलियम वुंट ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1879 में मनोविज्ञान को एक नया रूप दिया। कौन सा नया रूप दिया मित्रों? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का। इस कारण आधुनिक और नवीन मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट कहलाते हैं, यानी द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज कॉल्ड विलियम वुंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे मित्रों। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। और तो यहां पर आपको पता ही है कि विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। तो जर्मनी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना क्या? चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान माना मित्रों? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्यवहार क्या होता है? ये व्यक्ति के, मानव के, प्राणी के जो क्रियाकलाप है, उसकी जो गतिविधियां हैं, उसका जो आचरण है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, वो उसके व्यवहार को परिभाषित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूं तो आप लोग मेरे पे कमेंट करेंगे कि सर को तो देखने का तरीका ही अच्छा नहीं है, इनका टहलने का तरीका अच्छा नहीं है, इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। मीनिंग क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं ये ड्रेसिंग सेंस, टहलने का तरीका, बात करने का तरीका, देखने का अंदाज, ये सभी गतिविधियां हमारे व्यवहार को परिभाषित करती हैं, व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं, और इन्हीं के आधार पर हम कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन ये कहना है 20वीं सदी के व्यवहारवादी मनोविज्ञानियों का। किसका मित्रों? 20वीं सदी के व्यवहारवादी मनोविज्ञानियों का। तो व्यवहार का विज्ञान कब माना गया मित्रों? 20वीं सदी में, क्योंकि 17वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान था, 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान था, 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान था, और 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान बना। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर हमें स्वीकार करना पड़ेगा ऑप्शन डी, विकल्प डी हमारा परफेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, और प्रश्न है एक डेफिनेशन को लेकर, और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है, जहां पर व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक ही पेपर में, चाहे आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे पॉलिटी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर से भी ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें परिभाषाएं आजकल दी जाती हैं। ठीक है ना? पहले तो और भी ज्यादा दी जाती थी, लेकिन आजकल भी 2-3 परिभाषाएं पूछ लेता है, क्योंकि आजकल सारे क्वेश्चंस अप्लाइड आने लगे हैं, जहां पर आपको अपने तर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है?
व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। और मित्रों, जब व्यवहार के निश्चित मनोविज्ञान की बात आए, निश्चित विज्ञान की बात आए, शुद्ध विज्ञान की बात आए, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जेबी वॉटसन का। किसका आता है? जॉर्ज ब्रॉड्स वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के प्रणेता कहलाते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित शुद्ध विधायक विज्ञान भी कहा है। याद रखने की, कई बार पूछा जाता है, विधायक विज्ञान पूछ लेते हैं, धनात्मक विज्ञान पूछ लेते हैं, सकारात्मक विज्ञान पूछ लेते हैं, शुद्ध विज्ञान पूछ लेते हैं। 2016 के व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी में एक प्रश्न पूछा गया था, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, और वहां पर मित्रों ऑप्शन में वॉटसन थे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्राथमिकता हमें जेम्स ड्रेवर को देनी होती है। किसको देनी होती है मित्रों? जेम्स ड्रेवर। यहां पर जेम्स ड्रेवर ऑप्शन में भी नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर आंसर होता है विकल्प सी, यहां पर सही उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों 1912 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद, और उसी व्यवहारवाद के संदर्भ में ये दुनिया के पहले मनोविज्ञानी थे, ये दुनिया के पहले व्यवहारवादी मनोविज्ञानी थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा, उसे प्रमाणित भी किया और उसकी सार्थकता को स्पष्ट भी किया। इसी कारण तब से लेकर आज तक जेबी वॉटसन को, जो कि अमेरिकन थे, इनको व्यवहारवाद का जनक अथवा प्रणेता भी कह दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका सही विकल्प हमें स्वीकार करना होगा मित्रों सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, कौन सा कथन गलत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब असत्य और सत्य की बात आती है तो थोड़ा सा तर्क हमें अच्छा करना पड़ता है। एक एक ऑप्शन को, यानी चारों विकल्पों को हमें सही ढंग से अपनी तर्कीकी कसौटी पर ले जाना होता है। जो ले जा पाते हैं वो सही उत्तर दे पाते हैं, और जो नहीं ले जा पाते वो सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है असत्य, यानी इन चारों ऑप्शंस में से गलत क्या है? 3 तो सही हैं और 1 गलत है। उस 1 गलत को आपको ढूंढना है, लेकिन वो कब ढूंढ पाएंगे? जब हम सही को जान पाए। यस और नो? देखिए मित्रों, तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, परफेक्ट बात है, 100% वॉटसन का कथन है, ये बिल्कुल सही है। विधायक किसे कहते हैं मित्रों? विधायकता से अभिप्राय एक ऐसे विषय से है जिसके अपने रूल्स होते हैं, जिसके अपने नियम होते हैं, जिसकी अपनी थ्योरीज होती हैं, जो किसी दूसरे विषय के बारे में, दूसरे कंसेप्ट के बारे में कोई पर्टिकुलर रूल डिफाइन करता है, ऐसे विषय को विधायकता की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा में, मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, बिल्कुल। साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी को बल देता है, ये इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। भाई वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि आपने देखा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वानों ने, किसी ने बिल्ली पर प्रयोग किया, किसी ने कुत्ते पर प्रयोग किया, किसी ने चूहे पर प्रयोग किया, किसी ने बंदर पर प्रयोग किया। तो मित्रों वहां पर उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो वास्तव में विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान वही है जिसमें प्रयोग होते हो, विज्ञान वही है जिसमें वर्गीकरण विश्लेषण हुआ हो, विज्ञान वही है जो तथ्यों को स्पष्ट करता हो, विज्ञान वही है जो भविष्यवाणी करने में सक्षम हो, विज्ञान वही है जो एक उचित निष्कर्ष प्रदान करता हो। और ऐसा ही निष्कर्ष बालकों के व्यवहार के संदर्भ में, प्राणी व्यवहार के संदर्भ में हमें मनोविज्ञान भी देता है। इस कारण मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, 100% सच है ये बात। नेक्स्ट बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक मनोविज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार के संदर्भ में उचित सिद्धांत, नियम और निष्कर्षों को प्रदान करता है, और साथ ही साथ मानव व्यवहार को जानकर उसमें संशोधन और सुधार करने हेतु भी प्रेरणा देता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान भी विधायकता की श्रेणी में आ जाता है।
आगे आता है शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी आदर्शात्मक मनोविज्ञान है। बिल्कुल गलत बात है मित्रों। हमने पढ़ा था ये ऐसी आइडियोलॉजीज पर, काल्पनिक दृष्टिकोणों पर बल नहीं देता है, बल्कि यह तो व्यवहार परक विज्ञान है। यानी इस आदर्शात्मक शब्द को हटाकर हमें कहना चाहिए था ये तो व्यवहार परक, कैसा दोस्तों, व्यवहार परक मनोविज्ञान है। इसको व्यवहार परक हमें कहना चाहिए था। तो यहां पर आदर्शात्मक, ऐसा नहीं है कि ये किसी आइडियोलॉजी पर काम करता है, नहीं, बल्कि ये तो वास्तविकता, ये तो प्रैक्टिकल, ये तो व्यवहारिकता को बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में शैक्षिक परिदृश्य में, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक अथवा मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसे परिमार्जित करता है, उसे संशोधित करता है, उसे परिवर्तन करता है। इसीलिए मित्रों यह आदर्शात्मक कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, अपितु यह तो, और वैसे भी आपको याद होगा मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जब आपके साथ डिस्कस की थी तो वहां पर भी इसी पॉइंट को अच्छे से समझाया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शात्मक नहीं अपितु व्यवहार परक विज्ञान है या व्यवहार परक मनोविज्ञान की शाखा है। क्लियर हो गया मित्रों? इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे असत्य कथन क्या हो गया, यहां पर सही विकल्प चुना जाएगा मित्रों डी। क्या विकल्प चुना जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत महत्वपूर्ण गजब का क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूं इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, कथन किसका है, यानी ये कथन किसका है। अभी आपने हाल ही में अगस्त जनवरी में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा जनवरी 2020 में जो हुई थी, उस व्याख्याता भर्ती परीक्षा में यही कोटेशन पूछी गई थी मित्रों। कोटेशन थी, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया मित्रों? आत्मा का त्याग किया। वास्तव में चूंकि सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास की जब हम जानकारी करते हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा 16वीं सदी में, यानी 16वीं सदी से आगे बढ़ा, फिर आए 17वीं सदी पर, और 17वीं सदी में आकर मन मस्तिष्क को भी छोड़ दिया। उसके बाद 19वीं सदी पर आए हम लोग, 19वीं सदी में इसने चेतना को छोड़ दिया, और आज यह यानी 20वीं और 21वीं सदी में आज यह व्यवहार को अपनाता है। किसको अपनाता है मित्रों? तो हमारी कोटेशन भी यही है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, व्यवहार को स्वीकार करता है, और ये कहना था प्रोफेसर वुडवर्थ का। मित्रों प्रोफेसर वुडवर्थ अमेरिकन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी हैं। प्रोफेसर वुडवर्थ अमेरिकन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने ये कोटेशन दी थी, याद रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि प्रोफेसर वुडवर्थ के द्वारा। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मित्रों बी। आपको कोटेशंस की तरफ जब आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जब आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परिभाषाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, जब हम थर्ड ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड थर्ड की बात करते हैं, तो वहां पर कोटेशंस का, परिभाषाओं का इनकलकेशन या इतना नहीं होता है, यानी कभी कभार एक दो पूछी जाती हैं, लेकिन व्याख्याता भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आती हैं। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इन्हें सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। कथन किसका है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध
व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी आज जो मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, आज जो मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसका सीधा संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वास्तव में आज साइकोलॉजी की सहायता से हम बालक के व्यवहार का साइंटिफिक स्टडी कर पाते हैं, वैज्ञानिक खोज कर पाते हैं, वैज्ञानिक जानकारी जुटा पाते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों का पता कर पाते हैं। ये कहना किसका है? अब देखो मित्रों, कभी कभी ऐसी कोटेशंस में, ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मित्रों, एग्जाम के दौरान आप ऐसे प्रश्नों में नेगेटिव अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव अप्रोच से अभिप्राय आप ऐसे पता कर सकते हैं कि यार ये वाला उत्तर नहीं हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो देखो, जुंग की बात करें या युंग की बात करें तो ये व्यक्ति इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये व्यवहारवादी नहीं है, ये तो मनोविश्लेषणवादी है। कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी हैं। एक नेगेटिविटी से मैं आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखा रहा हूं। याद रखो मित्रों, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए। तो यहां पर जुंग या युंग क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये विश्लेषणवादी हैं, राइट। दूसरी बात करें, मन कोई, यहां पर मन एक विद्वान भी है, मन एक साइकोलॉजिस्ट भी है, ठीक है। तो यहां पर मन व्यवहारवादी नहीं है, ठीक है, ये चेतना को स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं वुडवर्थ की और स्किनर की। वुडवर्थ और स्किनर, वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ कहते हैं यहां पर कि अभी वुडवर्थ की कोटेशन पढ़ी। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा और आज व्यवहार को अपनाता है। यानी ये व्यवहार के समर्थक तो हैं, लेकिन इनकी तुलना में व्यवहार के वैज्ञानिक खोज की बात की है बीएफ स्किनर ने, क्योंकि ये भी व्यवहारवादी मनोविज्ञानी हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञानी हैं। देखो मित्रों, ऐसे प्रश्न में अब यहां पर दो ही जगह कंफ्यूजन था, स्किनर और वुडवर्थ। चूंकि ये दोनों ही व्यवहारवादी हैं, ये दोनों ही व्यवहारवादी हैं, लेकिन इनमें भी प्रबल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर हैं, जिन्होंने व्यवहारवाद के संदर्भ में यहां पर व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किया है। बीएफ स्किनर ने व्यवहार शब्द का, याद रखो, व्यवहार शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता भी बीएफ स्किनर ही कहलाते हैं। इसीलिए यहां पर इनका जो दावेदारी है वो प्रबल है, इसीलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी। क्या होगा मित्रों? बी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कितना सरल सा प्रश्न है। मनोविज्ञान है कैसा विज्ञान? शुद्ध विज्ञान, कई लोगों ने कहा है, विधायक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। मित्रों ध्यान रखना, जब विधायक शब्द पहले आ जाए तो इस विधायक में उसकी शुद्धता भी होती है, उसकी वैज्ञानिकता भी होती है, उसकी यथार्थता भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं है, और शुद्ध विज्ञान और विधायक विज्ञान है। लेकिन जब विधायक लिखा हो तो विधायकता उस विषय क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें शुद्धता होती है, जिसमें वैज्ञानिकता होती है, जिसमें यथार्थता होती है, जिसमें प्रामाणिकता होती है। तो विधायकता के अंतर्गत ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। इसीलिए सबसे बेहतर उत्तर होगा मनोविज्ञान वास्तव में एक विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है मित्रों? विधायक। तो बिल्कुल सही विकल्प स्वीकार किया जाएगा बी, विधायक विज्ञान। क्या मित्रों? विधायक विज्ञान। छोटा प्रश्न है, सरल है, लेकिन जटिल कैसे है? सिर्फ कंफ्यूजेबल तरीके से, जो कंफ्यूज करता है। क्योंकि मनोविज्ञान की प्रकृति सामाजिक और प्राकृतिक तो नहीं है, इस कारण
इस कारण हम लोग दो ऑप्शंस बचते हैं जिनमें विधायक वो है जिसमें शुद्धता, प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता, यथार्थता होती है। इस कारण इसका परफेक्ट उत्तर हमने चुना ऑप्शन बी। क्लियर हो गया मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ बताइए। मित्रों यहां पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मनोविज्ञान का मूल विषय क्या है, मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो जब बात की जाए मनोविज्ञान की, तो मित्रों मनोविज्ञान के मुख्य या अर्थ की बात की जाए तो ये अध्ययन करता है व्यवहार का। किसके व्यवहार का? सभी प्राणियों के, चाहे वो मानव हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, सभी के व्यवहार का पता करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार की खोज करता है, व्यवहार की जानकारी देता है। कौन? मनोविज्ञान। और शिक्षा क्या करता है मित्रों? उस व्यवहार में परिवर्तन, उस व्यवहार में संशोधन, उस व्यवहार में सुधार। कौन? शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकल के आएगा? मानव व्यवहार में संशोधन, और मनोविज्ञान का व्यवहार का अध्ययन। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या हुआ। व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान। तो बार बार हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ का संबंध है व्यवहार का विज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का विज्ञान, यही इसकी वास्तविकता है। आज आप देख लीजिएगा, आज आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन करने में, उस करने में आपका व्यवहार प्रदर्शित होता है और उसी के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का अस्तित्व को परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं 4-5 लोगों में बैठे हैं और एक व्यक्ति आप में से ऐसा है जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, तो सभी लोग, आपके मन में क्या आएगा? ये तो वाचाल प्रवृत्ति का बकवादी व्यक्ति है। कैसे? आपने सिर्फ उसकी भाषा शैली से उसका व्यवहार पता कर लिया। दूसरा व्यक्ति वो ऐसे स्टेयरिंग करते हुए, घूरते हुए देख रहा है, तो आपने उसके घूरने के अंदाज पर एक कमेंट किया कि इसका देखने का तरीका अच्छा नहीं है। यही इंटरव्यूज के दौरान, यही साक्षात्कार के दौरान यही चीजें नोटिस की जाती है मित्रों। क्या आपका व्यवहार कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका बैठने का सलीका क्या है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी भाषा शैली कैसी है। इन्हीं सब चीजों से आपका आत्मविश्वास, आपकी विषय के प्रति ज्ञान की समझ, इन सब का पता लगता है। तो यही चीज हमें मनोविज्ञान प्रदान करता है कि बालक का, पशु का, प्राणी का व्यवहार जानना। तो इसीलिए मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान हुआ। तो मित्रों इस प्रश्न का सही विकल्प ए स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मित्रों एक कोटेशन यहां पर फिर से है। कथन किसका है? कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर, मित्रों ये डेफिनेशन मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और उसी को मैंने यहां इस प्रश्न में समाहित कर दिया है। व्यक्ति का जन्म से लेकर वृद्धावस्था। मित्रों जब भी जन्म से वृद्धावस्था दिख जाए, सिर्फ ये शब्द दिख जाए, तो आपके जहन में सिर्फ क्रो एंड क्रो आना चाहिए। कौन आना चाहिए? क्रो एंड क्रो। जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की सीखने की प्रवृत्तियों, उसके अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, ये कहना है क्रो एंड क्रो का। तो इस प्रश्न का सही विकल्प स्वीकार किया जाएगा बी। क्या स्वीकार किया जाएगा मित्रों? बी विकल्प बिल्कुल सही स्वीकार किया जाएगा। क्लियर है? क्रो एंड क्रो, दीज आर टू सिस्टर्स, ये दो बहनों का नाम है क्रो एंड क्रो। सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन ये वास्तविकता में ये दो बहनें हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया और कहा
कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो उसने अनुभव किए, जो उसने सीखा, जो उसने ज्ञान अर्जित किया, उनका वर्णन और व्याख्या करने वाला जो विषय है उसी का नाम शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कहना है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मित्रों, आप कई बार इसको हिंदी में भी एग्जामिनर दे सकता है, यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लिश का नाम भी दे सकता है और हिंदी नाम भी दे सकता है। तो साइकोलॉजी, यानी इसको हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो PSYCHOLOGY लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, यहां ये क्वेश्चन व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पुटअप किया जा चुका है। प्रश्न क्या है? साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था यूनानी दार्शनिक रूडोल्फ गोइकल ने 1590 में, 1590 में, और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। कब किया था? 1590 में। सदी कौन सी हुई? 16वीं सदी। कौन सी पुस्तक? साइकोलॉजिया। किसने किया? रूडोल्फ गोइकल ने। कितने सारे प्रश्न यहां पर सॉल्व हो गए इसी प्रश्न के तहत। तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूडोल्फ गोइकल। पहला ही विकल्प बिल्कुल परफेक्ट है। इनकी पुस्तक कौन सी थी मित्रों? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया कब किया था? 1590 में। सदी कौन सी हो गई? 16वीं सदी। रूडोल्फ गोइकल क्या थे? मूलतः एक दार्शनिक, एक फिलोसफर। क्लियर? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा मित्रों ए विकल्प स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? मित्रों, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक रूडोल्फ गोइकल ने 1590 में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सरल है। रूडोल्फ गोइकल ने लिखी थी और पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। और कब लिखी थी? 1590 में, यानी 16वीं सदी में। क्लियर हो गया? मनोविज्ञान के संदर्भ में यहां पर चूंकि 16वीं सदी से पहले या 1590 से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था, जिसे मानसिक दर्शन या मनोदर्शन या मानसिक शास्त्र के नाम से जाना जाता था या पढ़ा जाता था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया मित्रों? डी विकल्प स्वीकार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? मित्रों, पुस्तक का नाम है आउटलाइन। कई बार याद रखो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, लेकिन कई बार आउटलाइन साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? मित्रों, ये विलियम मैकडूगल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने लिखी थी और 1905 में लिखी थी। कब लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने 1905 में। और यही वो पुस्तक है जिसमें विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को पहली बार व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास तो किया था, परंतु स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। केवल प्रयास किया, उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी मित्रों? विलियम मैकडूगल ने। ये अमेरिकन थे और विलियम मैकडूगल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बतलाई हैं। इसीलिए मूल प्रवृत्तियों के जनक विलियम मैकडूगल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के जनक कहलाते हैं। किसके जनक कहलाते हैं?
मूल प्रवृत्तियों के जनक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प चुना जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में, 1879 में, बिल्कुल आंसर दे रखा है 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में, जर्मनी के लिप्जिग शहर में, कौन से शहर में मित्रों? जर्मनी के लिप्जिग शहर में, जिसके नाम पर लिप्जिग विश्वविद्यालय हुआ करता था, जर्मनी के उस लिप्जिग शहर में स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। लेकिन मित्रों ये तो विश्व की प्रथम प्रयोगशाला है। अगर आपसे इस बार प्रश्न पूछ ले भारत में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 3 प्रश्न बना दिए मैंने। आपसे पूछ ले भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले किसने, कब और कहां पर की थी? तो मित्रों तीनों का उत्तर सुन लो ध्यान से। भारत में सबसे पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कैलकाटा यानी कलकत्ता में 1915 में डॉक्टर एन सेन गुप्त ने, कभी कभी एन सेन गुप्ता भी दे देता है, डॉक्टर एन सेन गुप्त ने 1915 में कैलकाटा में स्थापित की थी भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। क्लियर है? 1915 में। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सारे फैक्ट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग है, इसीलिए बिल्कुल मस्त होकर आप इन्हें सीखिए और समझिएगा। तो इस प्रश्न का मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1879 में। किसने? विलियम वुंट ने। कहां पर? जर्मनी के लिप्जिग शहर में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चुना आपने? बी विकल्प, सी विकल्प स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के विकास को, बालकों के व्यवहार को वैज्ञानिक ढंग से स्टडी करने का काम, शिक्षा मनोविज्ञान को साइंटिफिक स्टडी के रूप में विकसित करने का कार्य प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने किया था मित्रों? पेस्टोलॉजी ने, जो कि बहुत फेमस शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया था। क्या किया था? वैज्ञानिकीकरण किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। तो इस प्रश्न का सही विकल्प चुना जाएगा डी। क्या विकल्प चुना जाएगा मित्रों? डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर के रूप में चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये रहा, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? यानी वास्तव में शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में मिलाने का कार्य, इनको नजदीक लाने का कार्य किसने किया था? व्यवहार ने किया था। अभ्यास नहीं हो सकता, अधिगम नहीं हो सकता, मानव व्यवहार हो सकता है। लेकिन मानव व्यवहार से पहले, ये तो पर्टिकुलर हो गया मित्रों, मनोविज्ञान तो पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है और शिक्षा मनोविज्ञान केवल मानव व्यवहार का। इसीलिए इससे भी पहले सही उत्तर हमें चुनेंगे विकल्प ए को, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी व्यवहार है। किसका व्यवहार? पशु का भी हो सकता है, मानव का भी हो सकता है, शिशु का भी हो सकता है, किसी भी प्राणी का भी हो सकता है। इसीलिए परफेक्ट आंसर होगा विकल्प ए स्वीकार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम मित्रों।
पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये हमने अभी पिछले प्रश्न में इसके समय के साथ इसको डिस्कस किया था और वो व्यक्ति हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में की थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मित्रों। और यहां पर बाकी लोग विलियम जेम्स सली, फ्रायड, ये मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। लेकिन प्रयोगशाला के संदर्भ में प्रथम प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी स्वीकार करना पड़ेगा। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। और आज के लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये रहे स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के किस शहर में की गई थी? यही प्रश्न आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में पूछा गया। वहां पर शहर का नाम पूछ लिया गया। किसका नाम? शहर का नाम। और शहर का नाम था लिप्जिक। क्या नाम था मित्रों? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिप्जिक शहर ये जर्मनी का शहर था और इसी शहर के नाम पर लिप्जिक विश्वविद्यालय था। क्या था? लिप्जिक यूनिवर्सिटी, लिप्जिक विश्वविद्यालय। और इसी लिप्जिक विश्वविद्यालय का नया नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। कौन सा विश्वविद्यालय हो गया मित्रों? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो। वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमने चुना लिप्जिक, यानी विकल्प ए स्वीकार करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है? मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है? वास्तव में सबसे ज्यादा, चाहे वो बालक के व्यवहार को जानने की बात हो या पशु के व्यवहार को जानने की बात हो या फिर शैक्षिक परिस्थितियों को जानने की बात हो या फिर आपके आस पड़ोस, मित्र मंडली, समाज, देशकाल परिस्थितियों को जानने की बात हो, तो उस संदर्भ में आज वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उनके व्यवहार को जानने का जो बखूबी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो चुना जाता है, आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में 14 प्रकार की शाखाओं का अध्ययन किया है। यानी वास्तव में कुछ किताबें, कुछ विद्वान, कुछ लोग तो मनोविज्ञान की 16 शाखाएं भी बताते हैं, 21 और 22 भी बताते हैं, लेकिन वो 14 प्रकार की शाखाओं के उपभाग हैं। इसीलिए सही विकल्प तो क्या होगा? उन 14 प्रकार की शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा या क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है, वो है निदानात्मक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपको याद भी होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसको निदानात्मक भी कहते हैं, इसको नैदानिक भी कहते हैं, इसको उपचारात्मक भी कहते हैं, इसको चिकित्सीय भी कहते हैं। ये वही मनोविज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत बाल अपराधियों, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का निदान एवं उपचार किया जाता है, जिसमें व्यक्ति इतिहास विधि की भी सहायता ली जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शाखा यहां पर मनोविज्ञान की किस क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो वो है निदानात्मक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लियर हो गया मित्रों? तो इस प्रश्न का सही विकल्प स्वीकार करेंगे बी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन जनरल क्षेत्र की बात की जाए तो निदानात्मक मनोविज्ञान को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो सही विकल्प स्वीकार किया जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मित्रों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो इसके आगे की हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।